अच्छा, कल मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि हमारे पास कितना टाइम पीरियड होगा रोल ओवर, जो हमारे पास इंश्योरेंस प्रोसीड्स आएंगी जब एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उससे जो इंश्योरेंस प्रोसीड्स आती हैं उसको कितने टाइम के लिए हम, सॉरी, कितने टाइम के अंदर अंदर हम उसको री इन्वेस्ट करेंगे तभी हमें रोल ओवर रिलीफ मिलेगा। तो जी ज़रा बताइए, आप लोगों ने इसको ढूंढा है या नहीं? सर 4 साल लिखा हुआ था। 4 4 इयर्स। अच्छा जी, जी समीर, आपने ढूंढा? जी समीर, आपने ढूंढा? अच्छा, चलें देखें जी। मैंने आपको ये बताया था कि जब आपको इंश्योरेंस प्रोसीड्स मिल जाती हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो वो जो इंश्योरेंस प्रोसीड्स आपको मिली हैं उनको आपने विद इन 12 मंथ्स जो है वो इन्वेस्ट करना होता है। यानी आपने, लेट से आपका एक एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, उस एसेट से आपको £20,000 की प्रोसीड्स मिली हैं, इंश्योरेंस प्रोसीड्स, ठीक है। वो £20,000 आपने अगर विद इन 12 मंथ्स इन्वेस्ट कर दी और उससे एक नया एसेट खरीद लिया, तो आपको रोल ओवर रिलीफ जो है वो मिल जाएगा। यानी आपका जो गेन है वो रोल ओवर हो जाएगा और आपको इमीडिएटली कोई भी अमाउंट पर टैक्स जो है वो, या गेन आपका चार्जेबल नहीं होगा। अब आपने विद इन 4 मंथ्स ये चीज, सॉरी, विद इन 4 इयर्स HMRC को ये बात बतानी होती है कि हमने जो है इस एसेट पर मिलने वाले इंश्योरेंस प्रोसीड्स जो थे उसको हमने री इन्वेस्ट कर दिया था इस एसेट में। ठीक है। तो आपने अपनी इंश्योरेंस प्रोसीड को विद इन 12 मंथ्स री इन्वेस्ट करना होता है, और ये बात आप विद इन 4 इयर्स आफ्टर द एंड ऑफ द करंट टैक्स ईयर HMRC को आप बता सकते हो कि फलां एसेट पर जो हमें इंश्योरेंस प्रोसीड्स मिली थी, उस प्रोसीड से हमने ये वाला एसेट खरीद लिया, इसलिए हम इस पर नो गेन नो लॉस जो है वो इलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। चलें, अब हम आगे चलते हैं और आज हम अपने चैप्टर 18 को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर 18 का, कल हमने डिस्ट्रॉयमेंट की बात की थी कि एसिड डिस्ट्रॉय हो जाता है या गुम हो जाता है। आज हम जो जिस चीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज डैमेज। कि एसिड अगर जो है वो डैमेज हो जाता है तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है। तो आपने, कल जिस तरह हमने बात की थी इंश्योरेंस प्रोसीड्स और नॉन इंश्योरेंस प्रोसीड का, यहाँ पर भी वही सिनेरियो है कि अगर हमारे पास एसिड डैमेज हो जाता है तो उसके दो सिनेरियोज क्रिएट होते हैं। ठीक है। और दोनों सिनेरियोज में आपने याद रखना है कि पहले सिनेरियो में अगर हमें इंश्योरेंस प्रोसीड्स जो है वो नहीं मिलती, इंश्योरेंस प्रोसीड्स नॉट रिसीव्ड। ठीक है। देखो, जब आपका एक ऐसे डैमेज हो गया, डैमेज वो कंप्लीटली भी हो सकता है, वो तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड का केस भी आ जाएगा, या डैमेज वो इस तरीके से हुआ कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी पावर थी, जो उसकी एफिशिएंसी पावर थी, वो रिड्यूस हो गई, तो आपको नुकसान हुआ। राइट। और उस नुकसान को कवर अप करने के लिए आपको किसी भी तरह की इंश्योरेंस प्रोसीड्स नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या कंसिडर होगा, ये आपका नो गेन कंप्यूटेशन यहां पर कैलकुलेट होगी। यानी जब आपको एक चीज के नुकसान के बदले कोई पैसे ही नहीं मिले, कुछ आपको रिसीव ही नहीं हुआ, तो फिर उस पर आपको गेन कैलकुलेट करने की जो है वो जरूरत नहीं होगी। यही बात हमने कल भी इंश्योरेंस के केस में भी की थी। तो आपने याद रखना है, जब एसेट डैमेज हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके बदले आपको कोई भी इंश्योरेंस प्रोसीड नहीं मिल रही, तो आपने उसका कोई भी सीजीटी कंप्यूटेशन नहीं इंक्लूड करनी होगी। ठीक है। अब दूसरा जो इसमें सिनेरियो है उसमें ऑब्वियसली क्या होगा कि हमें इंश्योरेंस प्रोसीड्स जो है वो मिल गई हैं। इंश्योरेंस
प्रोसीड रिसीव्ड। ठीक है। अब यहां पर हमें जब इंश्योरेंस प्रोसीड मिलेगी तो फिर उस केस में हमने क्या देखना होगा। उस केस में अब जो है अगेन दो बातें होंगी। जिस तरह कल हमने बोला था कि जब इंश्योरेंस प्रोसीड्स हमें मिल जाएंगी तो अगर हम उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें रोल ओवर गेन मिल जाएगा, सॉरी रोल ओवर रिलीफ मिल जाएगा। और जब हम उसको री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या सिनेरियो होगा। इसी तरीके से यहां पर हमने ये देखना है कि आपकी जो प्रोसीड्स आपको मिली हैं, ठीक है, जो इंश्योरेंस प्रोसीड्स आपको मिली हैं, अगर तो वो प्रोसीड्स यूज टू रीस्टोर एसेट। ठीक है। देखो, आपको प्रोसीड्स मिली, ठीक है, इंश्योरेंस के पैसे मिले, और आपने वो पैसे इस्तेमाल कर लिए एसेट को रीस्टोर करने के लिए। तो उस केस में फिर हमारे पास जो है वो क्या होगा। हमारे पास जो है एसेट, आपने लेट से जो आपको पैसे मिले वो आपने पैसे यूज कर लिए एसेट को रीस्टोर करके, यानी अब तो आपके पास आपकी पॉकेट में तो पैसे नहीं बचे, राइट। तो आप क्या करोगे, आप उस एसेट को डिस्पोज कर सकते हो, यानी उसका पार्ट डिस्पोजल कंसिडर किया जाएगा। या फिर हम जो है डिडक्ट कर देंगे क्या, ये जो प्रोसीड्स आई हैं फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है, दो केस होंगे कि जब आपको प्रोसीड्स मिल गई, वो प्रोसीड्स आपने यूटिलाइज कर दी एसेट को रिस्टोर करने के लिए, तो रिस्टोर करके या तो एसेट को बेच दो, ठीक है। अगर नहीं बेचना तो फिर वो जो खर्चा आपने किया था वो एसेट की जो प्रोसीड्स थी, जो टोटल प्रोसीड्स थी, वो आपकी उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, जब एसेट आपका खराब हो गया, आपको इंश्योरेंस प्रोसीड्स मिली, वो प्रोसीड्स आपने यूज कर दी एसेट को रीस्टोर करने के लिए। रीस्टोर करके जब आप एसेट को बेचोगे, यानी उसका जब पार्ट डिस्पोजल करोगे, जो भी हिस्सा आपने ठीक किया, उस हिस्से में से आपने वो वाली कॉस्ट को माइनस कर देना है। फिर दूसरा इसमें जो सिनेरियो है दैट इज प्रोसीड्स नॉट यूज्ड टू रीस्टोर एसेट। अब इस केस में क्या है, इस केस में आपकी जो प्रोसीड्स थी वो आपकी यूज नहीं की गई एसेट को रीस्टोर करने के लिए। तो देखो, जब प्रोसीड एसेट को यूज करने के लिए रीस्टोर नहीं की होंगी तो इसका मतलब है कैश आपके पास पड़ा हुआ होगा। जब वो कैश पड़ा होगा उस पर गेन तो लगेगा ही लगेगा। और प्लस हम क्या करेंगे, हम जब एसेट को पार्ट डिस्पोज करेंगे तो पार्ट डिस्पोजल के केस में वो जो कैश होगा वो एसेट के कॉस्ट में से माइनस, सॉरी एसेट की प्रोसीड में से माइनस नहीं किया जाएगा। तो अपनी बात याद रखनी है कि जब आपका एसेट डैमेज हो जाएगा तो डैमेज होने के बाद ये देखा जाएगा कि प्रोसीड्स मिली हैं या नहीं मिली। इंश्योरेंस की बात हो रही है। अगर इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले, कोई मसला नहीं है, उस पर कोई गेन चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस के पैसे मिल चुके हैं और आपने वो पैसे यूज करके एसेट को रीस्टोर करके बेच दिया है, तो उसके जो सेल प्रोसीड होगी उसमें से वो रीस्टोरेशन कॉस्ट माइनस कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपने एसेट जो है उसको रीस्टोर नहीं किया और एसेट को बेच दिया तो फिर वो आपकी एज अ रीस्टोरेशन कॉस्ट माइनस नहीं की जाएगी। ठीक है। इसका हम एक क्वेश्चन छोटा सा सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए, और फिर हम जो है मजीद आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला भी देख लें कि हमने कैसे कॉस्ट जो है वो निकालनी होगी। तो देखें, जो हिस्सा आपने एसेट का बेचा होगा, अ, इसको हम ये देख लेते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली आ जाएगा इंश्योरेंस प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय इंश्योरेंस प्रोसीड प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ रिमाइंडर एसेट मल्टीप्लाई बाय परचेज्ड कॉस्ट ऑफ एसेट।
ठीक है। तो जिस तरह आपको याद है, आपने पार्ट डिस्पोजल जब आप करते होते थे तो आप क्या निकाल कॉस्ट ऑफ डिस्पोज पार्ट निकालते होते थे, तो क्या करते थे, मार्केट वैल्यू ऑफ द डिस्पोज पार्ट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डिस्पोज पार्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट। तो यहां पर भी आपने यही सिनेरियो करना होगा कि आपने जो हिस्सा बेच दिया एसेट का, उसकी कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, उसकी मार्केट वैल्यू को, सॉरी, उसकी इंश्योरेंस प्रोसीड्स को न्यूमरेटर में रखें। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर एसेट और इंश्योरेंस प्रोसीड से मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसका मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको ये चीज मजीद क्लियर हो जाएगी। चले, इस क्वेश्चन को जरा देखें। कहते हैं कहता है कि साशा परचेज्ड अ पेंटिंग ऑन 1 अप्रैल 2009। 10,000 की उसने एक पेंटिंग खरीदी, यानी कॉस्ट 10,000 हो जाएगी। द पेंटिंग वाज डैमेज्ड ऑन 1 मई 2024। ये बात याद रखनी है कि अगर ये वाला केस आपने फाइंड करना है तो एसिड डैमेज इसी साल में होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एसिड जो है वो पिछले सालों में डैमेज हो रहा है और आप उसका गेन इस साल फाइंड कर रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एसिड अगर डैमेज हो रहा है तो वो इस साल डैमेज होगा, तभी हम उस पर ये वाला गेन फाइंड कर सकते हैं। When it was worth 50,000। अच्छा देखो, जब एसेट डैमेज हुआ था तो उसकी मार्केट, अब ये उसने आपको क्या दी हुई है, ये उसने आपको मार्केट वैल्यू दी हुई है। और ये उसने आपको क्या दी हुई है, ये उसने आपको कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। आफ्टर द डैमेज द पेंटिंग वाज वर्थ 25,000। ओके। On 1st July 2024, insurance proceeds of 30,000 were received, which were not used to restore the painting. कैलकुलेट द चार्जेबल गेन अराइजिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, अब देखो, पहले हमने ये देखना है कि हमें इंश्योरेंस प्रोसीड्स मिली हैं या नहीं मिली। तो उसने साफ साफ बता दिया है कि आपको इंश्योरेंस प्रोसीड्स मिली हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि इंश्योरेंस प्रोसीड यूज हुई है रिस्टोरेशन के लिए या नहीं हुई। तो उसने आपको ये बात भी बता दी है कि इंश्योरेंस प्रोसीड आपकी जो है वो इंश्योरेंस प्रोसीड जो है वो आपकी यूज नहीं हुई भी फॉर द रिस्टोरेशन पर्पस। ठीक है। तो अब देखो, आपने क्या करना है, आपने लिखना है डिस्पोजल प्रोसीड या इंश्योरेंस प्रोसीड, जो भी आप लिखना चाहो। वो आपको कितनी मिली है, वो आपको मिली है 30,000 की। ठीक है। जब आपको ये डिस्पोजल प्रोसीड्स या इंश्योरेंस प्रोसीड 30,000 की मिल गई, आपने इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से कॉस्ट, इसमें से आपने कॉस्ट माइनस करनी है। अब जब हम कॉस्ट की बात करेंगे तो आपने ये बात यहां ध्यान में रखनी है कि कॉस्ट हम कैसे फाइंड करें। ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको जो एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो क्या फॉर्मूला था, वो ये था कि इंश्योरेंस प्रोसीड्स जो कि हैं 30,000 डिवाइडेड बाय इंश्योरेंस प्रोसीड्स जो कि हैं 30,000 प्लस मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ द पेंटिंग। तो वो आपकी, अब देखो, आफ्टर आपने अब मार्केट वैल्यू कौन सी लेनी है, देखो अब यहाँ मार्केट वैल्यू भी दो है, एक डैमेज से पहले वाली है, एक डैमेज के बाद वाली है। तो ऑब्वियसली एसेट डैमेज हो चुका है तो उसकी मार्केट वैल्यू तो रिड्यूस करके ये वाली आ गई होगी। तो आपने ये वाली मार्केट वैल्यू जो है वो कंसिडर करनी है। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, आपने एसेट फर्स्ट टाइम कितने का खरीदा था, तो वो कहता है हमने 10,000 का खरीदा था। ठीक है। आप इस फॉर्मूला से अपने एसेट की कॉस्ट को निकालेंगे। दूसरा, कैलकुलेट करके कॉस्ट बताएं, पहले 30,000 को डिवाइड करें 55,000 पे, जो आंसर आ रहा है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताएं जरा प्लीज। सिर्फ 5,454। अच्छा, तो ये आ रहा है ये आ रहा है आपका 5454। जी। ठीक है। यानी इसका मतलब है कि जो हकीकत में जो पेंटिंग 10,000 की थी, अब वो उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी 5454 है आफ्टर द डैमेज। ठीक है। तो हम पूरी 10,000 नहीं माइनस कर सकते इसमें से। तो ये वाला हिस्सा आ गया आपका, डिवाइड कर दो, तो आप, सॉरी, माइनस कर दो, तो आपका जो चार्जेबल गेन इसमें से निकलेगा, तो 30,000 में से ये जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2454।
546, ये हमारे पास गेन आ जाएगा। तो इसका मतलब है इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंटिंग हमारा चार्जेबल गेन क्या बन जाएगा, 24546 जो है वो चार्जेबल गेन बन जाएगा। यहां तक आई होप सो आपको बात समझ में आई होगी। चलें, इसी तरह का एक और क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं। यहां पर तो अब हमने ये देखा था ना कि उसने पेंटिंग की जो सॉरी उसने जो पेंटिंग की रिस्टोरेशन नहीं करवाई थी। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें हम जरा दूसरे वाला सिनेरियो देखते हैं। चलें, अब इस क्वेश्चन को देखिए। वो कहता है कि एमी परचेज्ड अ पेंटिंग ऑन 1 अप्रैल 2009 फॉर 10,000। पेंटिंग डैमेज हो गई थी 1 मई को, उसकी वर्थ थी 50,000। डैमेज के बाद उसकी वर्थ कितनी है, 40,000 की। ऑन 1 जुलाई 2024 आपको इंश्योरेंस प्रोसीड्स भी मिल गई हैं, कितने की, 8,000 की। और सारी की सारी प्रोसीड्स आपने यूज कर दी किसके लिए, पेंटिंग को रीस्टोर करने के लिए। ठीक है। Assuming Amy elects for insurance proceeds to be rolled over against the cost of the painting, calculate the revised base। अच्छा जी, अब देखिए आपने इस क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले आप लिखें यहां पर डिस्पोजल प्रोसीड्स 8,000 की। ठीक है। अब उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, उसमें से हमने कॉस्ट माइनस करनी है। अब यहाँ पर अब कॉस्ट की जब आप बात यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो आप जरा यहाँ पर देखें कि उसने जो इंश्योरेंस प्रोसीड्स थी वो क्या थी, वो सारी की सारी जो है वो यूटिलाइज कर दी थी किसमें, अपनी पेंटिंग को रीस्टोर करने में। राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बल्कि एक मिनट, चल, अब देखें सबसे पहले तो उसने ये कहा कि आपको जो इंश्योरेंस प्रोसीड मिली है वो मिली है 8,000 की। ठीक है। और वो 8,000 सारी की सारी उसने यूज कर ली पेंटिंग को रीस्टोर करने में। यानी पेंटिंग की जो कॉस्ट थी, पहले हम यहाँ ये फाइंड कर लेते हैं। पेंटिंग की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो क्या थी, 10,000 की। ऐसा ही है। जब पेंटिंग की कॉस्ट 10,000 थी और पेंटिंग को आपने रीस्टोर किया कितने पैसे लगाकर, 8,000। तो मैंने आपको बताया था ऊपर कि जब आप रीस्टोरेशन कॉस्ट लगाओगे, मैं इसको सिर्फ RC लिख रहा हूं, तो वो कॉस्ट आपकी कॉस्ट में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि जब पेंटिंग को आप फर्दर सेल करोगे तो उसकी जो बेस कॉस्ट आपकी पेंटिंग की बनेगी वो कितनी बनेगी, 18,000। ऐसा ही है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो देखें, आपकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 10,000 की। ठीक है। उसमें आपने रिस्टोरेशन कॉस्ट लगाई 8,000 की, तो आपकी बेस कॉस्ट कितनी बन गई, 10,000 की। अब आपको ये देखो कि आपकी जो बेस कॉस्ट है वो 10,000 है। ठीक है। इस 10,000 में से ये जो 8,000 था जो आपने रिस्टोरेशन कॉस्ट लगाई, वो आपको इंश्योरेंस के तौर पर वापस मिल गई। इसका मतलब है हम इसमें से 8,000 माइनस कर देंगे, तो जो हमारी रिवाइज्ड बेस कॉस्ट बनेगी वो कितनी बनेगी, वो वापस से 10,000 पर आ जाएगी। यहां तक ये बात आपको समझ में आई। जी सर। ठीक है। तो इसमें उसने हमसे चार्जेबल गेन का नहीं पूछा था, उसने हमसे ये पूछा था कि आप मुझे ये बता दो कि उसको इंश्योरेंस प्रोसीड्स मिल गई हैं, उसने पेंटिंग पे खर्चा भी कर दिया है। आप मुझे ये बताओ कि कल को जब वो पेंटिंग को बेच देती है तो उसकी क्या एज अ बेस कॉस्ट यूज की जाएगी। तो हमने कहा कि उसकी बेस कॉस्ट 10,000 यूज की जाएगी। देखो इन दोनों क्वेश्चन में फर्क ये था कि इस केस में जो साशा थी उसने जो रिस्टोरेशन कॉस्ट थी वो नहीं लगाई थी, यानी उसने जो इंश्योरेंस प्रोसीड्स थी वो यूटिलाइज नहीं की थी। तो इसका मतलब है पैसे उसके पास पड़े हुए थे। तो पैसे जब पड़े हुए थे तो हमने कैलकुलेट करना है कि अच्छा जो 30,000 उसको मिला हुआ था, ये 30,000, इसमें से कितने पैसों पर गेन आएगा। तो हमने ये कहा कि उसको 30,000 मिल चुके थे, उसमें से जो रेलेवेंट कॉस्ट का हिस्सा था वो हमने माइनस कर दिया, बाकी 24,000 पर उसने गेन देना है। लेकिन यहां पर जो उसको इंश्योरेंस प्रोसीड्स मिली थी वो तो उसने फौरन रिस्टोर
करने में लगा दी, यानी उसकी पॉकेट में तो कोई पैसा आया ही नहीं। जब पॉकेट में कोई पैसा आया नहीं, तो इसका मतलब है कि उस पर अभी इमीडिएट गेन चार्ज नहीं होगा। वो गेन तब चार्ज होगा जब वो इस पेंटिंग को रिस्टोर करने के बाद बेच देगी। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व जो है वो कर लेते हैं। बल्कि आप इस तरह करें, वो मैं क्वेश्चन यहाँ पेस्ट करता हूँ, आप वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करें। और फिर हम, ये डैमेज वाला बड़ा ही आसान है, ये हार्ड बहुत कम आता होता है, ज्यादातर डिस्ट्रॉयमेंट का आता होता है, तो इसलिए ये बड़ा छोटा सा सेक्शन है। तो ये वाला इसका आखिरी क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद सॉल्व करें, मुझे इसका आंसर बताएं, और फिर हम जो है आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप प्लीज जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सर इसका आंसर 200,000। जी, क्या कह रहे हैं, इसका आंसर क्या है? 200,000। 200,000? जी। पक्की बात है? मैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब नहीं, हो आप सकता है बताएं मे ना, भी। आप बताएं। सर थोड़ा सा ऊपर करिए पेज को। सॉरी, वगैरह क्या पिछला करूं? पिछले वाला वगैरह थोड़ा सा ऊपर करिए ना स्क्रीन को। अच्छा अच्छा, ये ले। थोड़ा सा पिछला वाला सवाल देख लो ना। अच्छा, नहीं, पिछले वाला, थोड़ा सा अच्छा। पिछला वाला। जी अच्छा, जी। ये ले। हाँ, अब सही। जी समीर, आप बताइए, आपका सॉल्व हो गया है? नो सर, अभी नहीं हुआ। अच्छा, सही कर है। रहा हूँ आप लोग मैं कर। एग्जाम कब बुक करवा रहे हैं? आप लोगों का इरादा है एग्जाम देने का? जी जी सर, इंशाल्लाह इस वीक के एंड तक देंगे इंशाल्लाह। बुक बुक करा दूंगा। अच्छा अच्छा, सही है। समीर, आपने ऑडिट भी देना है साथ? यस सर, इंशाल्लाह। चलो, अच्छी बात है, अच्छी तैयारी है ऑडिट की। जी जी सर। सही है, दोनों पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं? जी सर। चलो, अच्छी बात है। जी सर, 200,000 ही आ रहा है। अच्छा, देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए जी, सारी परचेज कमर्शियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसने 200,000 की खरीदी, फायर से डैमेज हो गई, और उसको जो इंश्योरेंस प्रोसीड्स मिले वो कितने के मिले? 100,000 के, ठीक है। 1 सितंबर 2024 को उसने 110 स्पेंड किया रीस्टोरिंग द प्रॉपर्टी। आफ्टर द रीस्टोरेशन प्रॉपर्टी वाज वर्थ 500,000। अब देखो, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि उसकी जो कॉस्ट थी, यानी जो उसकी कॉस्ट थी जब उसने वो खरीदा था, तो वो कितने की कॉस्ट थी? वो कॉस्ट थी 200,000 की, ठीक है। उसने रीस्टोरेशन कॉस्ट कितने की लगाई इस पर? 110 की। ऐसा ही है। तो आपकी बेस कॉस्ट कितनी बन गई होगी? 310 की। सही है। अब इस जी 310 में से उसको इंश्योरेंस प्रोसीड्स कितने की मिली हैं? उसको मिली हैं 100,000 की, ठीक है। तो 310 का उसने खर्चा किया था, 100,000 उसको वापस मिल गया। तो जो रिवाइज बेस कॉस्ट उसकी बनी होगी वो बनी होगी 210,000। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? जी जी। चल, चल,
तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि एसेट जब डैमेज हो जाता है तो ये देखा जाएगा कि उसकी सेल प्रोसीड्स जो हैं वो आपको, सॉरी, उसकी इंश्योरेंस प्रोसीड्स आपको मिली हैं या नहीं मिली। ठीक है। और जब उसकी इंश्योरेंस प्रोसीड्स आपको नहीं मिली होंगी तो आपने याद रखना है उस पर कोई भी गेन आपने जो है वो नहीं कंप्यूट करना। लेकिन अगर इंश्योरेंस प्रोसीड उसकी मिल गई होंगी तो फिर ये देखा जाएगा कि अगर उसकी इंश्योरेंस प्रोसीड्स वापस, सॉरी, री इन्वेस्ट करके आपने उस पर रिस्टोरेशन खर्चा किया है या नहीं। अगर तो रिस्टोरेशन खर्चा किया है तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर रिस्टोरेशन खर्चा नहीं किया तो फिर आप सिंपल उसकी जो जो भी उसकी कॉस्ट आई होगी, मतलब आफ्टर द डैमेज आपने उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और जो भी कॉस्ट आएगी वो आपने डिस्पोजल प्रोसीड में, सॉरी, इंश्योरेंस प्रोसीड में से माइनस करके आपने अपना गेन कंप्यूट करना होगा। ठीक है। यानी इस केस में आपने अपना गेन जो है वो जरूर निकालना है, और वो गेन निकालने के लिए जो आप कॉस्ट कंसिडर करोगे ना, वो कॉस्ट कौन सी होगी? वो कॉस्ट आपकी ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ये इस फॉर्मूला के जरिए आपने वो कॉस्ट अपनी कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आपका चैप्टर 18 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर इसमें स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 19। ठीक है। चैप्टर 19 भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, और उसमें हम जो है जिन चीजों की बात करेंगे दैट विल बी शेयर्स और सिक्योरिटीज की बात करेंगे। अभी तक देखो हमने जो चीज की बात की है दैट इज वो एसेट्स की बात की है, राइट? यानी जो हमारे पास टैंजिबल एसेट्स थे उनकी हमने बात की। अब हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं दैट इज आपके जो शेयर्स हैं और आपकी जो सिक्योरिटीज हैं उनकी हम जो है वो बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, चलें अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो थोड़ी सी थ्योरी है जो मैं आपको बुक से ही बताऊंगा ताकि आपको भी थोड़ा सा जो है वो पता यहाँ पर से पता चल जाए। तो देखें जी, सबसे पहले वो कहता है जितने भी शेयर्स और सिक्योरिटीज एक इंडिविजुअल डिस्पोज करता है उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, या किसी और कंपनी में आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, उन सब पर क्या है, उन सब पर आपका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। एक्सेप्ट किस पर नहीं लगेगा ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, लिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उन पर आपका कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ होती हैं। आपके क्वालिफाइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो कंपनी के लोन नोट्स होते हैं, जब कंपनी लोन इशू करती है तो उस पर आपका कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नहीं लगता। और आपका इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स में जो शेयर्स होते हैं उस पर भी आपका टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नहीं लगता। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एक्सेप्ट डीज थ्री, सब पर आपका कैपिटल गेन टैक्स जो है वो चार्ज होगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स होते हैं? आपके कमर्शियल लोन्स जो नॉर्मली कंपनीज जो है वो देती हैं। कोई भी ऐसा लोन जो स्टर्लिंग्स में एक्सप्रेस किया जाए एंड हैज नो प्रोविजन, सॉरी, एंड हैज नो प्रोविजन फॉर आइदर कन्वर्जन इनटू रिडम्पशन इनटू एनी अदर करेंसी। कोई भी ऐसा लोन जो करंटली तो स्टर्लिंग्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है लेकिन उसके कन्वर्ट होने के चांसेस किसी और करेंसी में, या उसके जो आप कह लो कि उसके फुलफिल होने के चांसेस यानी वापस मिलने के चांसेस जो हैं फिलहाल नहीं है, तो उस पर आपका कोई भी सीजीटी चार्ज नहीं होगा। कोई भी ऐसा लोन that was issued after 13 March 1984 and was acquired by the disposer after that date, whenever it was issued, कोई भी ऐसा लोन जो कमर्शियल लोन है और जो इस डेट के बाद इशू किया गया है उस पर आपका कह लो कि कैपिटल गेन टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। तो आसान लफ्जों में बात है, याद रख लें, तमाम शेयर्स, तमाम सिक्योरिटीज जो भी आपकी एग्जामिन होगी उन सब पे सीजीटी लगेगा। जिस पर नहीं लगेगा वो ईजाज हैं, दैट इज इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट, आपके गिल्ड्स हैं जो गवर्नमेंट के साथ होते हैं, और आपके जो कमर्शियल लोन्स हैं उन पर, या सॉरी, आपके जो बॉन्ड्स हैं उन पर आपके सीजीटी नहीं चार्ज होता। देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर एग्जेम्प्ट एसेट्स फॉर सीजीटी पर्पस व्हेन डिस्पोज्ड बाय इंडिविजुअल। अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी शेयर्स पर आपका सीजीटी जो है वो चार्ज होता है। ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपके जो ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे इन पर सीजीटी चार्ज होगा, तो ये एग्जेम्प्ट नहीं है। 10.5% एक्स चेकर स्टॉक 2024, ये गवर्नमेंट स्टॉक होता है, इस पर सीजीटी चार्ज नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर्स अगेन कमर्शियल शेयर्स हैं, इन पर चार्ज होगा।
एंड लोन नोट अभी ऊपर बता दिया, जो कि देखो कब इशू हो रहा है, 2017 में, आफ्टर 1984 है, तो इस पर जो है वो चार्ज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम जरा आगे थोड़ा सा चलते हैं, आसान आसान सी बातें हैं। कहता है ऑन द सेल ऑफ शेयर्स बिटवीन अनकनेक्टेड पार्टीज। अनकनेक्टेड पार्टीज का क्या मतलब है, रिलेटेड पार्टीज ना हो। अब आप लोगों ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं पढ़ी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक वर्ड आता है दैट जिसको हम कहते हैं रिलेटेड पार्टीज। समीर को शायद पता होगा, ऑडिट पढ़ रहा है। रिलेटेड पार्टीज कौन सी पार्टीज होती हैं, वो ऐसी पार्टीज, बल्कि बताओ जरा समीर, रिलेटेड पार्टीज कौन सी होती हैं? सर ऑडिट पे तो नहीं पढ़ा हमने रिलेटेड पार्टीज। क्यों नहीं पढ़ा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती है ना ऑडिट में। बहुत सर, कोई आइडिया नहीं है मुझे अभी तक। अच्छा, चलो फिर शायद यस आप सर। पढ़, आपका शायद आगे आ जाए। रिलेटेड पार्टीज क्या होती हैं, देखो जो कंपनी के डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट होती हैं, जब वो अपने जानने वालों के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उनको कहते हैं रिलेटेड पार्टीज। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर है, डायरेक्टर की बीवी रिलेटेड पार्टी है, राइट। डायरेक्टर का कोई फ्रेंड, कोई जो फैमिली मेंबर है, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। तो अनकनेक्टेड पार्टीज जो हैं वो पार्टीज होती है जिनका आपस में कोई भी कनेक्शन या कोई भी ताल्लुक जो है वो नहीं होता, आइदर कमर्शियल सेक्शन से या आइदर ब्लड रिलेशंस, तो वो अनकनेक्टेड पार्टीज होती है, ठीक है। रिलेटेड पार्टीज जो है ये इस पर पूरा आपका एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। तो on the sale of shares between unconnected parties, the actual proceeds are used in the capital gain computation। बड़ा सादा जबान में उसने लिखा हुआ है कि दो पार्टीज के दरमियान अगर शेयर का एक्सचेंज हो, सॉरी शेयर्स की सेल हो रही है, तो आप जिस प्राइस पर वो शेयर सेल आउट होंगे उसी पर आपका गेन टैक्स लगेगा, ठीक है। However, it is necessary to identify the market value। देखो ना, अब सेल तो हमने कर दिया, लेकिन उस जो शेयर हमने सेल किया है उसकी मार्केट वैल्यू आइडेंटिफाई करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि देखो शेयर तो हमने पता नहीं कब खरीदा होगा, राइट। तो उसकी वो तो उसकी हिस्टोरिक प्राइस हो जाती है। तो या और आपको ये बात भी पता है कि शेयर्स बीइंग ट्रेडेबल कमोडिटीज वो हमेशा मार्केट वैल्यू पर ट्रेड किए जाते हैं, या आप सिंपल कह लो फेयर वैल्यूज पर ट्रेड किए जाते हैं, राइट। हम उस पर हिस्टोरिक वैल्यू नहीं कंसिडर करते। तो किसी भी शेयर को जब आप सेल आउट करोगे, तो जिस टाइम पर वो सेल आउट होगा उस टाइम उसकी मार्केट वैल्यू आइडेंटिफाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो वो ये कहता है कि आप कोई भी शेयर बेच रहे हो, चाहे वो शेयर आपको गिफ्ट किया गया हो, या सॉरी आपने वो गिफ्ट किया हो, या आप ट्रांसफर कर रहे हो कनेक्टेड पार्टी को या अनकनेक्टेड पार्टी को, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उस शेयर की मार्केट वैल्यू आइडेंटिफाई करो। अब मार्केट वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई होगी, तो वो ये कहता है कि मार्केट वैल्यू मिड प्राइस यानी एवरेज प्राइसेस की बेसिस पर होती है। एवरेज प्राइस का क्या मतलब होता है, जब दिन शुरू होता है ना, तो उसकी ओपनिंग प्राइस, और जब दिन खत्म होता है तो उसकी क्लोजिंग प्राइस, दोनों प्राइसेस को ले लो, टू पे डिवाइड कर दो, उसकी एवरेज प्राइस आ जाएगी। मैं दोबारा बताता हूं, जब आप शेयर्स को मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करते हो तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि आपने शेयर को मिड प्राइस पर वैल्यू करना है, ना कम वाली प्राइस पे ना बहुत ज्यादा वाली प्राइस पे। यानी आप शेयर जब जब सुबह होती है, तो जब स्टॉक मार्केट स्टार्ट होती है, तो सुबह के टाइम ओपनिंग मार्केट प्राइस प्लस जो जब मार्केट बंद होती है शाम को, तो क्लोजिंग मार्केट प्राइस, तो दोनों को ले लो, दोनों की मिड पॉइंट ले लो, यानी दोनों का एवरेज पॉइंट ले लो, तो वो आपकी जो है वो टू पे डिवाइड कर दो उसको, तो वो आपकी एवरेज प्राइस आ जाती है, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा न्यूज वगैरह में कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, तो ये बेसिकली इसी चीज की तरह एक्सप्लेन किया जा रहा है। इलोस्ट्रेशन देख लें, आती नहीं होती पेपर में, बहुत कम आती हैं। The shares in Panda public listed company are quoted in the stock exchange daily official list at 230 and 270। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उसकी ओपनिंग 230 पे हुई और क्लोजिंग कितने पे हुई, 270 पर हुई। तो देखो जब आप इसको बेचोगे या जब आपने इसको सेल करना है, तो इसकी मार्केट वैल्यू कैसे होगी, तो उसने ये लिखा हुआ है 230 प्लस 270 और डिवाइड बाय 2 उसको कर दो, तो उसकी एवरेज प्राइस क्या है, 250। तो यानी आपके जो शेयर्स होंगे पांडा में वो किस पर प्राइस हो रहे होंगे, 250 पेनीज पर, जो कि बनता है 2.50 पाउंड्स, ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 कर दे, और फिर हम आगे चलते हैं जी, जल्दी से सॉल्व करें इसको।
सर 500। जी कितना आ रहा है? 500 अच्छा जी, एवरेज देखिए एवरेज आपने क्या लेना है। किया होगा कि आपने ओपनिंग 460 ले ली होगी, क्लोजिंग 540 ले ली जी होगी, टू पे डिवाइड कर दिया होगा, चलो तो आपका जो जी भी आंसर होगा वो आपका शेयर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ा आसान जी सा सवाल था, सिर्फ समझाने का मकसद ये था कि अभी जो आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस आएंगे उनमें अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, तो आपने याद ये रखना है कि जब आपको अव्वल तो आपको मिड प्राइस दी होगी, इन केस जब नहीं दी होती तो आपने क्या करना है, आपने जब भी शेयर्स को वैल्यू करना है तो उसकी मिड प्राइस पर वैल्यू करना है, ना कि उसकी ओपनिंग ना कि उसकी क्लोजिंग, बल्कि मिड वैल्यू पर उसको पॉइंट आउट करना होगा। ठीक है, सर चलें जी। इसमें 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 कोई ये तो नहीं है ना कि लोअर प्राइस लोअर लोअर नहीं नहीं, लोअर ऐसा नहीं प्राइस है। को आपने आपने हायर से प्लस करना है, या फिर नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। बस ओपनिंग ओपनिंग प्लस जी क्लोजिंग। जी, चलें। अब हम आगे आते हैं अपने मेन काम की तरफ, ध्यान से सुनिएगा, कहीं हो सके तो लिख भी लीजिएगा जो मैं आपको बताऊंगा लिखने के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन रूल्स की जब हम बात करते हैं तो कहता है कि इट इज, आपने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने F3 पढ़ी हुई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? मैचिंग प्रिंसिपल ये होता है कि भाई जो चीज बेच रहे हो ना, उसके अगेंस्ट उस चीज का एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। ऐसा नहीं है कि आपने 100 आइटम्स खरीदे और उस पर कॉस्ट आपकी 1000 आई, और 100 में से 50 आइटम्स बेचे तो 50 में से पूरी की पूरी 1000 कॉस्ट माइनस कर दो, नहीं। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहेगा कि भाई आपने जितने आइटम खरीदे हैं, सॉरी जितने आइटम बेचे हैं, उनके अगेंस्ट उन्हीं का ही एक्सपेंस चार्ज किया जाएगा, यानी जो अनसोल्ड आइटम्स हैं उनका एक्सपेंस चार्ज नहीं होगा। दिस इज मैचिंग प्रिंसिपल। तो वो मैचिंग प्रिंसिपल आपका यहाँ शेयर्स में भी यूज होता है। तो वो ये कहता है कि देखो ऐसी बात नहीं है कि आपने अगर 1000 शेयर्स इतनी अमाउंट के खरीद लिए और आपने 1000 में से सिर्फ 50 शेयर्स बेचे तो वो सारी की सारी कॉस्ट माइनस कर दो 50 शेयर्स में से, नहीं। आपने उसका एक क्राइटेरिया हमने बना के आपको दिया हुआ है, HMRC कहता है। ठीक है, जस्ट जस्ट अ सेकंड प्लीज। अच्छा, तो HMRC कहते हैं कि भाई हमने ना आपको एक क्राइटेरिया बना के दिया हुआ है कि जब आप शेयर सेल आउट करो तो उसकी कॉस्ट कैसे आपने मैच करनी है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया कि शेयर्स तो हम बहुत पहले परचेज कर चुके होते हैं, और शेयर्स तो ऐसा नहीं है ना कि हमारे पास वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। अगर ऑर्डिनरी शेयर्स है तो ऑर्डिनरी शेयर सारे एक जैसे होंगे, तो उसमें हमें ये तो नहीं पता चलता कि अच्छा ये वाला शेयर हमने पहले खरीदा था, ये वाला बाद में खरीदा था, क्योंकि वो तो एक मतलब कंबाइंड शेयर्स होते हैं, राइट। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें फिर मैचिंग प्रिंसिपल इस तरीके से लगाया जाता है। हमें HMRC ने 3 से 4 रूल्स दिए हैं कि आपने इन रूल्स को यूज करके जब भी शेयर सेल करोगे उनके अगेंस्ट ये वाली कॉस्ट आपने बनानी होगी। ठीक है, चलो देखिए वो कहता है कि it is necessary to have identification or matching rules to determine which shares have been disposed of as, जैसे मैंने आपको भी बताया, shares and securities that are bought in a particular company of the same class are not distinguishable from one another। देखो यही बात मैंने आपको भी बताई कि अगर आप किसी भी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स खरीद रहे हो तो उन पर टैग थोड़ी लगा होता है कि ये वाला शेयर आपने पहले खरीदा, ये वाला बाद में खरीदा, या ये शेयर 1 है, ये शेयर 2 है। वो तो बंडल में कंबाइंड शेयर्स होते हैं, राइट। तो फिर जरूरी ये है कि उनमें से हम जितने भी शेयर सेल करें उनके अगेंस्ट उतना ही एक्सपेंस हम चार्ज कर रहे हो। ईच टाइम शेयर आर बॉट इन एनी कोटेड कंपनी द प्राइस पेड में बी डिफरेंट। मैं आपको कोटेड कंपनी के बारे में भी बताऊंगा कि वो क्या कंपनी होती है। तो याद रखिएगा, आपने आज एक शेयर खरीदा उसकी प्राइस डिफरेंट है, शाम को खरीदोगे तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी, कल खरीदोगे तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। तो एक ही तरह के क्लास ऑफ शेयर्स को खरीद, अब डिफरेंट टाइम पे खरीदोगे तो उनकी प्राइसेस डिफरेंट आ जाएंगी, राइट। They enable you to decide which shares have been sold and to work out that allowable cost to use in the capital gain computation। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो भी शेयर्स आपके सेल आउट हो रहे हैं उनके अगेंस्ट उतना ही मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आपने मैच करना होगा। तो ये 3 रूल्स हैं, ये आप अपने पास लिख लें। आइडेंटिफिकेशन रूल फॉर डिस्पोजल बाय इंडिविजुअल ये है, अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप कोई भी शेयर्स किसी भी कंपनी में डिस्पोज ऑफ करेंगे, वो तो मार्केट वैल्यू आपको बता देगा ना कि इस प्राइस पर डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट जब आपने आइडेंटिफाई करनी है तो सबसे पहले कॉस्ट क्राइटेरिया में वो वाले शेयर्स लेने हैं जो आपने उसी दिन खरीदे हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने 31 अप्रैल 2024 को 50 शेयर्स खरीदे और 20 शेयर्स सेल किए,
जो आपने 50 शेयर खरीदे वो $2 पर खरीदे, तो वो जो आप 20 सेल करोगे ना वो $2 पर, उनकी कॉस्ट $2 पर क्लासिफाई की जाएगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑन द सेम डे एज द डेट ऑफ डिस्पोजल, अगर आपने कोई भी शेयर जिस दिन खरीदा या तो उसी दिन डिस्पोज कर दिया, या जिस दिन शेयर खरीदे उस दिन कोई शेयर डिस्पोज किए, तो आपकी वही प्राइस चार्ज की जाएगी जिस प्राइस पर आपने वो शेयर खरीदे होंगे। ठीक है। उसके बाद लेट्स से हम ये कहते हैं कि उस दिन आपने कोई शेयर नहीं खरीदा, ओके फाइन। आप अगले 30 दिन में चले जाओ, विद इन द फॉलोइंग 30 डेज। अब वो ये नहीं कह रहा विद इन द प्रीवियस 30 डेज, तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रीवियस 30 डेज की बात नहीं हो रहा, आने वाले 30 डेज में आप जो शेयर खरीदोगे उसकी कॉस्ट या उसकी प्राइस आपने अपने बेचने वाले शेयर्स पर लगा देनी है। ठीक है। चलो माना कि अगले 30 दिन में भी आपने कोई शेयर नहीं खरीदा, तो फिर आप एक शेयर पूल बनाओगे। शेयर पूल क्या होता है कि पिछले तमाम शेयर्स को उठा लो, उन तमाम की कॉस्ट को ऐड अप कर लो, और फाइनल एवरेज शेयर प्राइस पर, सॉरी, प्राइस पर शेयर आप निकाल दो। उस प्राइस पर शेयर पर अपने बिकने वाले शेयर्स को अकाउंट फॉर कर दो। मैं दोबारा बताता हूं, अगर किसी भी कंपनी में आपने कोई भी शेयर बेचने हैं, तो आप उनकी कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? नंबर वन, शेयर्स ऑन द सेम डे को देखो, शेयर्स इन द फॉलोइंग 30 डेज को देखो। फॉलोइंग को याद रखना, ये प्रीवियस 30 डेज नहीं है, ये फॉलोइंग 30 डेज है। एंड तीसरा, आपने एक शेयर पूल जो है वो बनाना होगा। ठीक है। अब हम इसकी एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन में आपको सॉल्व करवाता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने एग्जाम में जब भी इस तरीके का, चलो अगर कंस्ट्रक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आपने उसकी वर्किंग को कैसे शो करना होगा। याद रखिएगा, इनकी वर्किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं शेयर्स की, और जब भी आप ये वर्किंग करोगे तो आपने ये सारी वर्किंग जो है वो दिखानी होगी कि आपने कैसे शेयर पूल बनाया, या कैसे आपने किसी भी शेयर की कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया। ठीक है। तो अच्छा, अच्छा, इसमें ज़रा मैं बल्कि इस तरह करते हैं कि मैं यहाँ पर ना उसकी पिक्चर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैं उसकी पिक्चर पेस्ट कर देता हूँ, एक मिनट। चले, अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को हम ज़रा देखेंगे, और चले, अब इस क्वेश्चन को ज़रा आपने ध्यान से देखना है। मैं वन बाय वन आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाता हूँ। चलिए जी, देखिए वो कहता है कि मिस्टर हैरिसन हैज परचेज्ड शेयर होल्डिंग इन एबीसी लिमिटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है। अब उसने आपको ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर कैसे पता चलेगा? आपने डेट्स याद रखनी है। देखिए, 1 जनवरी 2015 को उसने 100 शेयर्स खरीदे, कितने के? 2000 की कॉस्ट थी। ठीक है। 30 जून 2016 को उसने 100 शेयर्स खरीदे, उनकी कॉस्ट ये थी। यानी ये टोटल कॉस्ट आपको बताई हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है कि उसने राइट इशू किया 2 शेयर्स का फॉर एवरी 5 शेयर्स। आपको पता होगा राइट शेयर क्या होता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर बाद भी एक्सप्लेन करूंगा। 15 जुलाई को 21 शेयर्स उसने खरीदे, सॉरी 2021 को उसने 50 शेयर्स खरीदे 1500 के, देन बोनस इशू हुआ, और फिर बाकी ये शेयर्स आपके आ गए। ठीक है। अब देखो, जो चीज समझने की है वो क्या है कि उसने 30 जून को, जैसे यहां पर हाईलाइट भी हुआ हुआ है, कि उसने 30 जून को 250 शेयर सेल कर दिए, कितने के? 12,000 के। तो यानी ये आपकी क्या आ गई? ये आपकी डिस्पोजल प्रोसीड आ गई। ऐसा ही है। अब डिस्पोजल प्रोसीड तो चलो आ गई है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये जो उसने 250 शेयर बेचे हैं, इस पर हम कौन सी वाली कॉस्ट अप्लाई करें?
ठीक है। तो आपने अब ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए जो अभी मैंने आपको 3 रूल्स पढ़ाए हैं, वो 3 रूल्स आपने जो है वो जहन में रखने होंगे। अब उन रूल्स को सॉल्व कैसे करना है, तो अब उनको हम सॉल्व ऐसे करेंगे जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपने सबसे पहले क्या करना है। नंबर 1, आप लिखोगे, ठीक है, सेम डे, चलो हाँ इसको लिख लेते हैं सेम डे, ठीक है, सेम डे डिस्पोजल लिख दो या सिंपल सेम डे लिख दो। अब देखो, आपने 30 जून 2024 को शेयर्स बेच दिए। कब बेचे? 30 जून को। तो यानी डे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डे बनेगा 30 जून। तो ये जरा ध्यान से देखिएगा मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं। अगर हो सके तो आप भी इसको अपने साथ कहीं ना कहीं एटलीस्ट की वर्किंग जरूर जो है अपनी लिखते, ठीक है। बुक में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड करके दी हुई है, मैं इसको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो 30 जून 2024 को आपका सेम डे बनता है जब आपने 250 शेयर बेच दिए। आप सबसे पहले ये देखो कि अच्छा क्या इस दिन आपने कोई शेयर खरीदे थे? तो जरा आओ देखते हैं। देखो, अब ध्यान से देखो, ये रहा 30 जून। आप 30 जून को कितने शेयर खरीद रहे हो? 10 शेयर। ऐसा ही है, यानी आप जिस दिन 250 शेयर बेच रहे हो उस दिन आप 10 शेयर खरीद भी रहे हो। और 10 शेयर कितने के खरीद रहे हो? 250 के खरीद रहे हो, सॉरी 350 के खरीद रहे हो। ऐसा ही है। तो आपने क्या करना है, अब देखो, अब यहां पर ध्यान से सुने, आप कितने शेयर परचेज कर रहे हो, सॉरी सेल कितने शेयर कर रहे हो? 250 शेयर सेल कर रहे हो फॉर £12,000, विच मीन्स 1 शेयर। आपने एक शेयर कितने का बेचा? जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताएं। अगर 250 शेयर आपने 12,000 के बेचे तो एक शेयर कितने का बेचा? जी 0.02। जी, सॉरी, एक सॉरी, 12,000 को 250 पे डिवाइड करें जी अब्दुल्ला। जी, 48 तो 48। 48। 48 पाउंड्स का। तो इसका मतलब है, और हमने उस दिन कितने शेयर्स खरीदे? 10 शेयर्स खरीदे। यानी 250 में से 10 शेयर्स को हम मतलब इस दिन वैल्यू करेंगे। तो देखो, अब आप देखो मैं क्या करने वाला हूं। देखो, अब आपने यहां पर बताना है डिस्पोजल प्रोसीड, आपने पूरा लिखना होगा, ठीक है। डिस्पोजल प्रोसीड फॉर 10 शेयर्स। ध्यान से देखना इधर। अब मैं देखो मैंने कितने शेयर्स खरीदे इस दिन? 10 शेयर्स खरीदे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा जो शेयर्स मैंने बेचे होंगे ना 250, उनमें से 10 शेयर्स मैंने इस कॉस्ट पे वैल्यू किए होंगे। तो देखो जो डिस्पोजल प्रोसीड थी 10 शेयर की, तो वो मैं करूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय 48। तो ये क्या बन जाएगा, यानी आउट ऑफ 250 मैंने जो 10 शेयर्स बेचे हैं, अब वो कितने के बिके होंगे? 480 के बिके होंगे, ठीक है। आप उसमें से लेस कर दो कॉस्ट। अब वो कॉस्ट कौन सी होगी? तो वो कॉस्ट देखो, मैंने वो 10 शेयर्स कितने के खरीदे थे? 350 के, ठीक है। तो आपने कॉस्ट लेस कर देनी है 350 के। तो आप यहां पर कैलकुलेट करो गेन, कितना गेन आएगा? 480 में से 350 गए तो 130 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 10 शेयर्स जो मैंने बेचे वो 480 के बेचे, उनकी कॉस्ट 350 थी, और मुझे उन पर गेन कितना आया? 130 का। आप इसको बेशक नाम दे दो गेन 1। यहां तक अगर कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें, नहीं तो आगे चलते हैं। चले, अब आपने यहां पर यह बात लिखनी है कि देखो, अच्छा 250 शेयर्स हमने बेचे, उसमें से 10 शेयर्स तो यूज हो गए। आप पीछे लिखो रिमेनिंग शेयर्स। ये मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं, अगर लिखना चाहे तो लिख ले, नहीं तो आपकी मर्जी है। रिमेनिंग शेयर्स 250 -10 इज इक्वल टू 240, यानी 250 में से 10 शेयर्स तो हमने अकाउंट फॉर कर दिए भाई, उन पर गेन भी फाइंड कर दिया। अब हम पीछे क्या निकालेंगे? अब हम पीछे निकालते हैं 240 जो शेयर्स हमने बेचे। तो देखो मैंने आपको बताया था, पहले हमने क्या करना है? सेम डे का, उसके बाद फॉलोइंग 30 डेज की तरफ जाना है। तो अब हम नंबर 2 पे क्या लिखेंगे यहां पर?
नंबर 2 पे हम यहां लिखेंगे फॉलोइंग 30 डेज। इसका एक क्वेश्चन आप समझ लें, सारे क्वेश्चन इस तरीके के जो है ना वो हो जाते हैं, ठीक है। चले, फॉलोइंग 30 डेज की हम बात करते हैं। फॉलोइंग 30 डेज का क्या मतलब है? शेयर कब बेचे थे? 30th जून को, यानी 30th जुलाई 2024 तक अगर हमने कोई शेयर खरीदे हैं उनकी कॉस्ट अज्यूम करेंगे। देखो, हमने 5 जुलाई को भी शेयर खरीदा, हमने 5 जुलाई को भी शेयर खरीदा, हमने 7 जुलाई को भी शेयर खरीदा। कितने शेयर खरीदे टोटल? 5 और 15 कितने हो गए? 20 शेयर हो गए। यहां तक आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब जरा देखें, 20 शेयर्स हमने खरीदे ना, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 20 शेयर्स को अकाउंट फॉर करेंगे। कैसे अकाउंट फॉर करेंगे? तो देखें, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो किया, लेकिन अब क्योंकि हम शेयर अलग अलग खरीद रहे, पहले हम 5 शेयर खरीद रहे हैं, फिर हम क्या खरीद रहे हैं? 15 शेयर्स खरीद रहे हैं। तो हम यूं इसको लिख लेंगे, पहले था 5 जुलाई, तो हम लिखेंगे 5 जुलाई 2024। और अब हमें बार बार सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे डिस्पोजल प्रोसीड 5 शेयर्स, ठीक है। और आपको पता है कि एक शेयर आपने कितने का बेचा? 48 का बेचा, ठीक है। तो 5 into 48 करें, क्या होता है? 240। जी 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 240। 240 डिस्पोजल प्रोसीड्स आ गई। आपने इसमें से कॉस्ट माइनस करनी है। वो 5 शेयर्स आपने कितने के खरीदे थे? ऊपर जरा क्वेश्चन में देख लेते हैं। 5 शेयर हमने खरीदे थे 200 के। चलो जी, आप सीधा सीधा क्या करो? सीधा सीधा कॉस्ट में यहां पर 200 माइनस कर दो, तो आपका गेन कैलकुलेट हो जाएगा। गेन कितना आया? 40 का। आप इसको नाम दे दो गेन 2। चलो, अब आ जाओ 7 जुलाई पर। अगेन 15 शेयर्स हमने खरीदे थे 7 जुलाई पर। सॉरी, 15 into 48 करें जल्दी से। 720, जी सर सर 720। ठीक है। जल्दी से इसकी कॉस्ट माइनस करें। तो 15 यूनिट्स हमने कितने के खरीदे थे? ऊपर हम चले जाते हैं, हमने 630 के खरीदे थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? सीधा सीधा 630 का। ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको हर बार गेन हो, आपको लॉस भी हो सकता है, आपको वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 720 में से 630 माइनस करें जल्दी से। 990। 90 आ गया। तो 90 आपका क्या आया? गेन 3 आ गया। और तो कोई हमने फॉलोइंग 30 डेज में नहीं खरीदा, तो हम क्या करेंगे? हम यहां पर लिख देंगे रिमेनिंग 240 में से 5 भी माइनस करेंगे, 15 भी माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 220 शेयर्स। आई होप सो यहां तक अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक कोई भी सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। चले, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको 2 बातें बता दी। नंबर 1, सेम डे के कैसे ट्रीट करने हैं, और फॉलोइंग 30 डेज के कैसे ट्रीट करने हैं। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जो कि हमारा थर्ड सेक्शन है, और वो क्या है? शेयर पूल। जैसे मैं शेयर पूल बनाऊंगा, आपने वैसे ही बनाना है, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखना है। तो अब हम जरा बनाते हैं शेयर पूल। नंबर 3, शेयर, ठीक है। अब शेयर पूल बनाने से पहले मैं अब आपको वापस क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं। तो देखें, अब आप अगर यहां पर देखें ना, अ, हमारे पास 30 जून वाले शेयर्स हमने अकाउंट फॉर कर दिए, ये बात खत्म हो गई।
5 जुलाई वाले शेयर भी अकाउंट फॉर कर दिए, ये भी खत्म हो गए। 7 जुलाई वाले पे अकाउंट फॉर कर दिए, ये भी खत्म हो गए। तो अब आप, कॉमन सेंस वाली बात है, शेयर पूल किसका बनाओगे? ये जो रिमेनिंग शेयर है ना, इन्हीं का शेयर पूल बनेगा। यानी 1 जनवरी 2015 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक जितने भी शेयर्स होंगे, इन सब का क्या बनेगा? इन सब का शेयर पूल बनेगा। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब शेयर पूल बनाने के लिए आपने क्या करना है, आप जरा आपने देखना है। तो मैं अब आपको शेयर पूल बनाता हूं, और यहाँ पर अब आप जो है ना वो देखते रहें। ठीक है, चल। अब सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी पहली वाली डेट। ठीक है, अब मैं बार बार तो क्वेश्चन ही दिखा पाऊंगा, तो अब मैं आपको डेट्स वन बाय वन बताऊंगा, तो आपने मुझे ही फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने जो शेयर खरीदा था वो खरीदा था 1 जनवरी 2015 को। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1 जनवरी 2015। ठीक है, डेट लिख दी। यहां पर हम हेडिंग बनाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। आप पूरा लिख दीजिएगा नंबर ऑफ शेयर्स, और मैं यहां पर हेडिंग बनाऊंगा कॉस्ट की। तो आपने दो हेडिंग्स बनानी है। ठीक है, इसी तरीके से आपने एक्सेल में भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब 1 जनवरी 2015 को हमने जो शेयर्स खरीदे थे वो थे 100 शेयर्स। ठीक है, और सॉरी, हमने जो शेयर खरीदे थे वो 100 शेयर्स खरीदे थे, और उनकी जो कॉस्ट थी वो हमारे पास थी 2000। ठीक है, तो मैंने ये इसको एज इट इज यहां पर लिख दिया। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलें, अब इसके बाद हमने जो है जो शेयर्स खरीदे थे वो खरीदे थे 30th। देखें, अब ये पहले वाला शेयर हो गया। अब हम 30 जून 2016 पे बात करेंगे। 100 शेयर्स खरीदे 2500 के। ठीक है, चलें, उसके बाद हमने खरीदे 30 जून, एक मिनट, हाँ ठीक है, 30 जून 2016। अगेन हमने 100 शेयर्स खरीदे, कितने के? 2500 के। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हमने क्या किया? अब अगर मैं आपको क्वेश्चन जरा दोबारा से दिखाऊं, ये देखें, हमने उसके बाद एक राइट इश्यू किया। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि आपने राइट इश्यू कैसे इसमें अकाउंट फॉर करना है। उसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए राइट इश्यू क्या होता है। तो राइट इश्यू ये होता है कि जब हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स दे देते हैं, कुछ शेयर्स जो हैं वो कम प्राइस पर हम जो है वो दे देते होते हैं। ठीक है, तो इसको अकाउंट फॉर कैसे करना है आपको याद रखना है। राइट इश्यू किस तरह हो रहा है? 30 सितंबर 2020 पे हो रहा है। राइट इश्यू हो रहा है 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर। यानी जिसके पास 5 शेयर है उनको हम कितने शेयर दे रहे हैं? 2 शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये और कितने पर दे रहे हैं? 15 पर शेयर दे रहे हैं। अब आप जरा इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कैसे अकाउंट फॉर करता हूं। ये तीन ही इसमें मेजर कॉन्सेप्ट है, बोनस इशू, राइट इशू और शेयर पूल। ठीक है, ये तीनों अगर आपको समझ में आ गए तो आंखें बंद करके आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें इधर, उससे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास टोटल शेयर इश्यू कितने हुए हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये देखें, मेरे पास बन गए 200 शेयर, और कितनी प्राइस पर बन गए? 4500 पर। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलें, अब 30 सितंबर को हमारे पास हुआ, 30 सितंबर 2020 को हमने क्या किया? राइट इशू। तो मैं यहां पर नाम लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए कि ये राइट इशू है। राइट इश्यू में वो कहता है कि जिस बंदे के पास 5 शेयर थे उसको 2 शेयर्स मिले हैं। उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो शेयर्स कितने? हमारे पास 200 शेयर्स है, राइट। तो देखो 200, जिसके पास 5 शेयर थे उसको 2 शेयर मिले। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 हम कर देंगे। ठीक हो गया, जरा मुझे करके बताएं हम कितने शेयर्स राइट इशू में इशू कर देंगे। जल्दी से मुझे जरा इसका आंसर कैलकुलेट करके बताएं। 200 × 2 डिवाइडेड बाय 5, 400। 400 को 5 पे डिवाइड करें। सर 80। सॉरी,
80 शेयर्स। 80। जी जी। इसका मतलब है हमने राइट इशू में कितने शेयर इशू किए? 80 शेयर इशू कर दिए। शेयर आ गए, चलो यहां पर हम लिख देते हैं 80 शेयर्स। और आपको उसने बताया हुआ था कि एक शेयर आपने कितने पर इशू किया? 15 पर इशू किया। तो 80 को जरा 15 से मल्टीप्लाई करें। सर सर 1200। 1200 आ गया। तो देखो यहां पर 80 शेयर एट प्राइस ऑफ 15, तो वो कितना हो गया? 1200 हो गया। यहां तक आपको अगर कोई मसला परेशानी है तो पूछ लें, नहीं तो आगे चलते हैं। बड़ा ही आसान है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, अभी तक मैंने कोई नई बात आपको नहीं बताई। चलो जी, राइट इशू हो गया। अब राइट इशू का टोटल कर लेते हैं जरा। तो देखो जी, राइट इशू करने के बाद हमने कितने शेयर दिए? 200 पहले शेयर थे, 80 और हमने इशू कर दिए, कितने हो गए? 280। और 45 पहले कॉस्ट थी, 1200 के मजीद कॉस्ट आ गई, तो ये बन गया 5000, 5500, 600, 700, 5700 के टोटल शेयर्स आ गए, 280 शेयर्स। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद जो है वो आपसे ये कहता है, अब जरा मैं आपको वापस क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। अब जरा क्वेश्चन देखें। राइट इशू के बाद वो कहता है 50 शेयर्स आपने मजीद खरीदे 1500 के, 15 जुलाई 2021 पे। तो वो तो नॉर्मल है, जिस तरह अभी हमने ना नॉर्मल कंसीडर किया था, तो वो मैं उसको एज इट इज जल्दी से लिख देता हूं यहां पर कि हमने क्या किया। हमने 15 जुलाई को 2021 को 50 शेयर मजीद खरीदे और इनकी जो प्राइस थी उसने हमें दी हुई है 1500। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगेन हम इसका टोटल कर लेते होते हैं, क्योंकि इसके बाद बोनस इशू है। अगर बोनस इशू ना होता, कोई बोनस इशू ना होता, कोई और चीज होती, तो हम इसका टोटल ना करते। लेकिन क्योंकि बोनस इशू आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूं कि इसका हम अभी ही दोबारा से टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो 280 में 550 ऐड किया तो दैट इज 330। और 5000 में ये 6000, 6700 और 7200 बन गया। ऐसा ही है, मुझे बताइएगा अगर गलत मैंने इसको ऐड अप किया हुआ तो। ठीक है कि चलो जी, यहां तक समझ में आ गया। 330 शेयर थे 7200 के। अब बात आती है बोनस इशू की। बोनस इशू के लिए मैं आपको दोबारा ऊपर बताता हूँ कि बोनस इशू हो कैसे रहा है। अच्छा, उससे पहले आपको यह समझने की जरूरत है बोनस इशू क्या होता है। बोनस इशू का मतलब है कि जब कंपनी ऐसे हालात से गुजरे कि जब कंपनी के पास अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स उनको देने के लिए, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उनको देने के लिए डिविडेंड ना हो, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी बोनस इशू कर देती है। तो बोनस इशू और राइट इशू में फर्क क्या होता है? राइट इशू के अगेंस्ट आप कैश को जो डेबिट करते हो, राइट, और बोनस इशू के अगेंस्ट आप कैश को डेबिट नहीं करते। आपका शेयर, आपके जो शेयर्स है वो आपके क्रेडिट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना। बोनस इशू के अगेंस्ट आपको कोई पैसे नहीं मिलते। देखो ना, यहां पर उसने हमें बताया ही नहीं हुआ कि आपको कितने पैसे पर शेयर मिल रहे हैं। तो ये बात आपने जरा ध्यान से याद रखनी है। बोनस इशू कब हो रहा है? 30 अक्टूबर 2022। और बोनस इशू कौन सा हो रहा है? वन फॉर एवरी शेयर, जिसके पास 4 शेयर है उसको 1 शेयर मिल रहा है। तो मैं जल्दी से अब इसको अकाउंट फॉर करता हूं, आप जरा इसको देखें कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है जी, चले। तो मेरे पास जो बोनस इशू है वो हो रहा है 30 अक्टूबर 2022 को। तो मैं इस पे लिख देता हूँ 30 अक्टूबर 2022। इधर लिख लेता हूँ बोनस इशू। और बोनस इशू के लिए कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 330 शेयर्स हैं। और 330 शेयर्स के बदले वो ये कहता है कि आप जिस बंदे के पास 4 शेयर हैं उसको क्या मिल रहा है? उसको 1 शेयर मिल रहा है। कैलकुलेट करके बताएं कितने शेयर्स इशू हो जाएंगे एज पर बोनस इशू। 82.5, तो यानी इसको 83 82। पे ले जाते हैं। ठीक है, 82.5 है तो इसको 83 पे ले जाते हैं, यानी 83 शेयर्स हमने इशू कर दिए। ठीक है, चलो। अब 83 शेयर्स जो हमारे इशू हुए हैं उनके बदले पैसे कितने मिले हैं? तो मैंने आपको भी बताया, उनके बदले हमें 0 पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब हम जरा इसका टोटल क्लिक कर लेते हैं। तो 330 में 83 ऐड करें, बताएं जल्दी से क्या आंसर आ जाएगा? 4 4 13। इसमें क्या 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 करना था? हाँ, 330 में 83। जी, 413।
अच्छा जी, और पैसे कितने आ गए हमारे पास? 72 ही आ जाएंगे। चलो, ये हमारा शेयर पूल कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके बाद हमने कोई शेयर भी इंक्लूड नहीं करना। क्यों इंक्लूड नहीं करना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था गाइस, कि देखें बोनस इश्यू के बाद तो हम सारे शेयर्स अकाउंट फॉर कर चुके हैं, ये तो सारे बिक गए, तो सेम डे डिस्पोजल था, और ये नेक्स्ट 30 डेज के। तो शेयर पूल किन का बनेगा? शेयर पूल रिमेनिंग शेयर्स का बनेगा, जो कि सेम डे पर भी नहीं है और जो फॉलोइंग 30 डेज पर भी नहीं। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर तो आपको क्वेश्चन में अव्वल तो आएगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा आ जाता है कि आपको कोई शेयर दिया हुआ है जो 30 डेज के बाद आप खरीद रहे हो, वो फिर शेयर पूल में नहीं इंक्लूड करोगे, क्योंकि वो तो 30 डेज का टाइम पीरियड भी क्रॉस कर चुका होगा। राइट, यानी अगर आपको शेयर 2 महीने बाद बाय कर रहे हो तो वो फिर इंक्लूड नहीं होगा। तो आपने शेयर पूल में क्या इंक्लूड करना है? आपने वही शेयर्स इंक्लूड करने हैं जो आपके पुराने रह चुके होंगे। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर शेयर पूल में कोई मसला परेशानी है तो पूछ ले, नहीं तो हम आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताता हूं कि आपने शेयर्स को कैसे इंक्लूड करना है। जी, अगर कोई पूछना है तो प्लीज पूछ ले, नहीं तो आगे चलते हैं। तो ये शेयर पूल आई होप सो मैं आपको पूरा भी एक दफा दिखा देता हूं, इसको जरा 1 मिनट के लिए देख लें। मैं तब तब जरा पानी पी के आया, और उसके बाद फिर हम जरा आगे कंटिन्यू करते हैं। चले जी, हम कंटिन्यू करते हैं आ, आगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको शेयर पूल जो है वो समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको उसमें वर्किंग थोड़ी ज्यादा और ध्यान से करनी होगी। पहले आपने सेम डे डिस्पोजल लेना है, फिर फॉलोइंग 30 डेज का डिस्पोजल लेना है। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम कंपनीज के शेयर्स की बात करेंगे तो उसके रूल्स थोड़े से इससे डिफरेंट है। तो आपको इंडिविजुअल और कंपनीज में फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, ये हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, ये जो कैपिटल गेन टैक्स का सेक्शन है ये हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कंपनीज की बात करेंगे तो उसमें थोड़े से रूल डिफरेंट होंगे, तो उनको आपने मिक्सअप नहीं करना होगा। ठीक है, चले, अब शेयर पूल भी हो गया। अब आपको मैंने बता दिया था कि देखो, हमारे रिमेनिंग शेयर्स कितने थे? हमारे रिमेनिंग शेयर थे 220, यानी 250 में से 30 शेयर्स तो हमने अकाउंट फॉर कर दिए थे। अब बाकी पीछे बचे 220 शेयर्स। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहां पर कितने शेयर्स हैं? 413 शेयर्स हैं। 413 में हमने सेल कितने कर दिए? आप डेट लिख लेना, अब डेट मुझे याद नहीं है कि कौन सी डेट थी, 30 जून थी। आपने सेल किए 220। देखो 250 नहीं लेंगे क्योंकि 30 शेयर्स ऑलरेडी हम अकाउंट फॉर कर चुके हैं। यहां पर माइनस करो 220 शेयर्स, पीछे कितने बचे वो शेयर जरा कैलकुलेट करो। ये बन जाएंगे आपके, जल्दी से बताएं, 413 माइनस 220। भाई जल्दी करें। सर सर 210। हैं, 413 में से 220 गए तो 210 हाँ बचते हैं। ओके, सॉरी 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 सॉरी, मैं 430 कर रहा था। 193। जी, 193। ठीक है, तो आपके रिमेनिंग शेयर कितने बच गए? 193। अब मेन चीज कहां पर आती है? मेन चीज आती है कॉस्ट कैसे एलोकेट करेंगे। तो देखो, कॉस्ट एलोकेट करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि आप यहां पर शेयर प्राइस निकाल दें। कैसे निकलेगी? 7200 को 413 पे डिवाइड करो, तो कॉस्ट पर शेयर, प्राइस पर शेयर निकल जाएगी। निकालो जरा, 7200 को 413 पे डिवाइड करो।
सर ये आ रहा है 17.4। सॉरी, 17.4। 17.4। 220 को 17.4 से मल्टीप्लाई कर दो। 38 3,882 3828 3828। 28। चलो जी, ये हमारे पास आ गया। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो 220 शेयर्स हमने सेल किए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है? 3828। तो 7200 में से 3828 माइनस करें, जो बाकी बच जाएगी वो आपकी बाकी जो रिमेनिंग शेयर्स है 193 उनकी कॉस्ट आ जाएगी। तो माइनस करके जरा बताएं। 3372। 3372। एक तो ये तरीका है, ठीक है, कि आप पर शेयर प्राइस निकाल दें। दूसरा तरीका क्या है कि आपने निकालने हैं, ये पहला मेथड है, नंबर वन। दूसरा मेथड ये है, आपने निकालनी है 220 शेयर की प्राइस, डिवाइड कर दे टोटल शेयर पर 413, मल्टीप्लाई कर दे 7200 से, आपका आंसर इसी के आसपास आएगा। एग्जैक्ट ये नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो जरा आंसर बताइएगा इस केस में क्या आंसर आ रहा है? 3835। हाँ ठीक है, बस आपके आंसर दोनों ही एक्सेप्टेबल होंगे। आपका बस थोड़ा बहुत आंसर डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से जो सा भी यूज करना चाह रहे हो वो आप यूज कर लेना, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे आपने शेयर्स पे यहाँ पर निकालना है। अब देखो, ये तो हमने कॉस्ट निकाल दी। अब हमारा जो आखिरी काम बचेगा ना, वो क्या बचेगा कि अब हम निकालेंगे डिस्पोजल प्रोसीड। किसकी डिस्पोजल प्रोसीड? 220 शेयर्स की। तो आपने बताया था कि 220 शेयर्स हम कितने पे इशू करे थे? 48 पर, जो ऊपर हमने प्राइस निकाली थी। तो 220 को 48 से मल्टीप्लाई करें। सर 10560। 10,560। ठीक है, कॉस्ट हमने निकाल दी है ऑलरेडी। चलो हम 3835 वाली कॉस्ट को ले लेते हैं, 3835, ठीक है। माइनस करके बताएं जरा गेन कितना आ रहा है? 6,725। 6725। 25। ये आपका गेन आ गया। ये आपका गेन कौन सा था? ये आपका गेन 4 था, ठीक है। अब आखिर में आपने क्या करना है? आखिर में आपने टोटल गेन फाइंड करना है कि आपने टोटल गेन ऑन 250 शेयर। तो वो आपका एक ये वाला गेन हो जाएगा 6725। एक आपका मुझे याद है 90 बना था। ठहरो, और कौन कौन से बने थे? एक आपका बना था 90, एक आपका 40 और एक आपका 30। 40 और एक आपका 130। इन सबको ऐड कर दो, जो आपका फाइनल आंसर होगा ये आपका क्या? ये आपका चार्जेबल गेन कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में आपका आधा जो चैप्टर नंबर 19 है वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 19 में दो ही मेजर कॉन्सेप्ट थे, एक ये शेयर पूल का था और एक हम इसके बाद अभी करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया? इस क्वेश्चन में हमने सेम डे शेयर्स भी देखे, हमने नेक्स्ट 30 डेज के शेयर्स भी देखे, हमने बोनस इशू भी देखा, हमने राइट इशू भी देखा, और हमने शेयर पूल भी देखा, ठीक है। आप जब अपनी कैपलन बुक में इस चीज को करेंगे तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इन तमाम क्वेश्चंस को जो आपकी कैपलन बुक में उनको सॉल्व जरूर करें। यहां तक अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो हम इसमें मजीद आगे जो है वो चलते हैं। चलें जी, ठीक है।
चलिए यहाँ तक आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि जब आप कंपनीज में शेयर्स को बेचेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने 3 स्टेप अप्रोच फॉलो करनी है। सबसे पहले आपने सेम डे शेयर्स को देखना है कि जिस दिन आप शेयर सेल कर रहे हो क्या उस दिन कोई शेयर खरीदा है। फिर उसके बाद अपने फॉलोइंग 30 डेज में देखना है कि जिस दिन आप शेयर बेच रहे हो उससे अगले 30 दिन अगर आपने कोई शेयर खरीदा है तो वो अकाउंट फॉर करने हैं, और उसके बाद आपने अपना शेयर पूल जो है वो कंसिडर करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं इसी में। अच्छा जी, चलें अब हम जो है आगे मजीद जिस सेक्शन की हम बात करेंगे उसको हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा बुक की तरफ लेके चलता हूँ और फिर हम जो है वापस इस पे आते हैं। चलिए देखिए जी, रीऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। रीऑर्गेनाइजेशन एंड टेक ओवर ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। आपने दोनों को जहन में रखना होगा और ये समझना होगा कि दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इन अ कंपनी फॉर अदर शेयर्स ऑफ अनदर क्लास इन द सेम कंपनी। देखें, आपकी कंपनी ए है, उस कंपनी ए में आप ऑर्डिनरी शेयर्स के मालिक हैं। ठीक है, कुछ ऐसा होता है उस कंपनी में जिसकी वजह से उस कंपनी के डायरेक्टर्स आपको ये कहते हैं कि जनाब देखें, आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, आप इस तरह करें, ये ऑर्डिनरी शेयर हमें वापस कर दें, इसकी जगह हम आपको प्रेफरेंस शेयर दे देते हैं। मैं दोबारा बताता हूं, सेम कंपनी है, उस कंपनी में एक क्लास ऑफ शेयर की को एक्सचेंज करके आप दूसरी क्लास ऑफ शेयर जब ले लेते हैं, दिस इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि आपके पास ऑर्डिनरी शेयर है, आप प्रेफरेंस शेयर्स ले रहे हो, प्रेफरेंस शेयर है तो ऑर्डिनरी शेयर ले रहे हो, यहां पर दो शेयर्स की ही बात की जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन। टेक ओवर में क्या होता है, अ टेक ओवर अकर्स व्हेन वन कंपनी एक्वायर्स द शेयर्स इन अदर कंपनी। कंपनी ए में आपके शेयर्स है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कंपनी बी कंपनी ए को टेक ओवर कर लेती है, उसको खरीद लेती है, और कंपनी बी के कहती है कि कंपनी ए में जो आपके शेयर है उनके बदले आप हमारी कंपनी में शेयर खरीद ले। यानी कंपनी ए में आपके ऑर्डिनरी शेयर्स थे, ठीक है, और कंपनी बी कंपनी ए को खरीद लेती है, और वो ये कहती है कि कंपनी ए के शेयर्स आप छोड़ दें, आप कंपनी बी यानी मेरी यानी मुझ में आप जो है ये वाले शेयर ले लें या ये वाला कैश ले लें या ये दोनों ले लें। तो दिस इज कॉल्ड टेक ओवर। रीऑर्गेनाइजेशन में सेम कंपनी में डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स होते हैं, और टेक ओवर में डिफरेंट कंपनीज में सेम क्लास भी हो सकते हैं, डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये दोनों डेफिनेशंस जो है वो समझ में आ गई होगी। चले अब ज्यादा तो हम इसकी थ्योरी की तरफ जो है वो नहीं जाते, आपको क्वेश्चन में जो है वो समझ में आ जाएगा। तो हम इसका पहले तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है वापस लेके चलता हूँ और दो बातें बस हम इसमें बताता हूँ आपको, फिर हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम पहले जिस चीज की बात करेंगे दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। रीऑर्गेनाइजेशन में मैं क्या बताया आपको कि आपकी कंपनी ए है, आप इस डायग्राम को बना लें। कंपनी ए के पास मिस्टर एक्स के पास कंपनी ए के क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। ठीक है, मिस कंपनी ए ये कहती है मिस्टर एक्स को कि आप क्या करें, आप जो हैं ऑर्डिनरी शेयर हमें वापस करें, और आप कंपनी ए में ही प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो खरीद लें। ठीक है, यानी क्या कहती है कि कंपनी ए की है, आपने ऑर्डिनरी शेयर्स लिए हुए जिनको मैं शेयर ए का नाम दे देता हूं, आप शेयर ए हमें वापस कर दें, आप उसके बदले शेयर बी ले लें यानी प्रेफरेंस शेयर ले लें। दिस इज रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
अब जो रीऑर्गेनाइजेशन होती है ना, आपने याद रखना है ये पेपर टू पेपर ट्रांजैक्शन है। नंबर वन क्या है, ये पेपर टू पेपर ट्रांजैक्शन है। पेपर टू पेपर ट्रांजैक्शन का मतलब है कि ये पेपर की हद तक कैलकुलेट की जाती है, इसमें कोई एज सच लीगल कॉन्सेप्ट आपका कैरी आउट नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो कंपनी तो चेंज हो नहीं रही ना। आपने पहले लेफ्ट उल्टा उल्टे हाथ वाला कान पकड़ा था, अब आप सीधे वाला पकड़ रहे हो, ठीक है? तो कंपनी सेम है, आपने सिर्फ शेयर्स की क्लास चेंज किया, तो इसमें कोई इतनी लीगैलिटीज इन्वॉल्व नहीं होती। जब इसमें लीगैलिटीज इन्वॉल्व नहीं होंगी तो आपने याद रखना है कि इसमें नो सीजीटी कंप्यूटेशन, ठीक है? जब आप एक ही कंपनी के डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स एक्सचेंज कर रहे हो, यानी ऑर्डिनरी शेयर से प्रेफरेंस पे जा रहे हो या प्रेफरेंस से ऑर्डिनरी पे आ रहे हो, दिस इज कॉल्ड पेपर टू पेपर ट्रांजैक्शन। और इसमें आपकी कोई भी सीजीटी इन्वॉल्व जो है वो नहीं की जाएगी, ठीक है? अब आपने ये याद रखना है कि जो कॉस्ट होगी ना, कॉस्ट ऑफ, ये पॉइंट्स अपने साथ लिखें प्लीज, कॉस्ट ऑफ ओल्ड शेयर जो है वो क्या बन जाते हैं, वो ही कॉस्ट ऑफ न्यू शेयर बन जाते हैं, ठीक है? आपने ऑर्डिनरी शेयर खरीदे थे 10,000 के, आपको सिर्फ शेयर का नाम चेंज करवा दिया गया है, कॉस्ट वही 10,000 है, दिस इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अब आई एम नॉट श्योर कि अब क्वेश्चन करते हुए हम देखेंगे। वैसे तो ये होता है कि अगर रीऑर्गेनाइजेशन में कैश वगैरह भी इन्वॉल्व है या आपको कुछ और मजीद शेयर दिए जा रहे हैं तो उन पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, बट आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर वो चीज़ इंक्लूड है, क्योंकि मुझे भी अब एग्जैक्ट याद नहीं है। हम क्वेश्चन करते हुए इसको देखेंगे कि इसमें किस तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बट ऑल दो फिलहाल के लिए आप यही समझें कि आपने जो भी रीऑर्गेनाइजेशन आप करोगे तो जो पुराने जो शेयर्स होंगे उन्हीं की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ न्यू शेयर जो है आपकी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? तो अब हम जो है इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, और एग्जांपल में जो है हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आपने याद रखना है ये हम अभी फिलहाल रीऑर्गेनाइजेशन जो है उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है? चलो, कहता है मिस्टर अब्दुल्ला परचेज्ड 1,000 शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर £15,000। ओके, अब कौन से शेयर्स हैं ये? 1,000 शेयर्स हैं। ऑन 1st January 2025, Alpha Limited reorganized its capital structure, and Mr. Abdullah had received 2 ordinary share and 1 preference share in exchange of 1 old ordinary share। अच्छा, उसने क्या खरीदा था? उसने ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदे थे। अब उन शेयर्स के बदले उसको क्या मिल रहा है? उसको उसको ऑर्डिनरी शेयर्स भी मिल रहे हैं और उसको प्रेफरेंस शेयर्स भी मिल रहे हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? चलो, पहले तो हम यहां तक इसको सॉल्व करते हैं। आप ये देखो कि पहले उसके पास कितने शेयर्स थे? उसके पास थे, मैं ओल्ड की बात यहां कर देता हूं, उसके पास 1,000 ओल्ड ऑर्डिनरी शेयर थे, ठीक है? और ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ये कन्वर्ट हो रहे हैं न्यू शेयर्स में। तो मैं यहां पर न्यू की हेडिंग दे देता हूं, ठीक है? आप चाहें तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप कॉलम्स में भी कर सकते हैं, आप इसको एक न्यू न्यू लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब देखें, 1,000 शेयर के बदले, ये 1,000 पुराने शेयर है, ठीक है? 1,000 शेयर के बदले उसको क्या मिल रहा है? उसको 2 ऑर्डिनरी शेयर्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई बाय, आप क्या करेंगे? आपको जो है उसको हर एक शेयर के मतलब पुराने शेयर के बदले उसको 2 नए शेयर्स जो हैं वो मिल रहे हैं, तो आप करेंगे उस डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2,
ठीक है, यानी उसको हर एक शेयर के बदले 2 नए शेयर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है उसको 2000 न्यू, मैं पूरे नहीं लिख रहा, बस छोटे शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूं, न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स उसको मिल रहे हैं। आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। फिर इसी तरीके से उसको एक प्रेफरेंस शेयर भी मिल रहा है, यानी उसको एक पुराने शेयर के बदले एक प्रेफरेंस शेयर मिल रहा है। तो ये आपके बन जाएंगे 1000 न्यू प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, यानी उसके पास पहले कितने शेयर थे 1000, अब उसके पास 2000 न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स हैं एंड 1000 न्यू प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और ये शेयर उसने कितने के खरीदे थे, हम चलो यहाँ कॉस्ट भी लिख लेते हैं। ये शेयर उसने खरीदे थे 15,000 के। ठीक है, अगर प्लीज कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। चलें, अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि ऑन 1st January 2025 market value of new ordinary share was 50 pounds per share and market value of preference share was 40 pounds per share। अच्छा जी, on 1st April 2025 Mr. Abdullah sold all preference shares for 46,000। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो, उसने वो जो पुराने 1000 शेयर थे वो कितने के खरीदे थे, 15,000 के। मैंने आपको अभी ऊपर एक बात बताई थी कि आपके जो पुराने शेयर की कॉस्ट है वो क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ न्यू शेयर्स। यानी ये जो आपके 3000 शेयर हैं इनकी कॉस्ट क्या होगी, यही 15,000 होगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इस 15,000 में से कितनी कॉस्ट इस पर जाएगी और कितनी कॉस्ट इस पर जाएगी, ऐसा ही है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है इस पे कॉस्ट एलोकेट कर देते होते हैं। ठीक है, हम इस पे कॉस्ट कैसे एलोकेट करेंगे, तो उसको एलोकेट करने के लिए आप जो है मैं आपको भी यहाँ पर हम इसको यूं सॉल्व कर लेते हैं कि देखें, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ऑर्डिनरी शेयर। ये न्यू ऑर्डिनरी शेयर की बात हो रही है। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर, देखो उसकी कॉस्ट कितनी थी, आ, हमारे पास थी 15,000। ठीक है, सही हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसके साथ, अब आप ये देखें कि आपके जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, या चलें रुके मैं आपको इस तरीके से बता दूं। देखें, आपके ये जो 2000 के ऑर्डिनरी शेयर्स है ना, इनकी मार्केट वैल्यू कितनी है उसने आपको बताया, इनकी मार्केट वैल्यू है 50 पाउंड्स की। ठीक है, तो इसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बनेगा, 5 × 2 10, 100,000। ये पाउंड्स में है। ठीक है आंसर, यानी आपके जो आपके जो 2000 ऑर्डिनरी शेयर आपने नए खरीदे हैं उनकी मार्केट वैल्यू है 1000 पाउंड्स। ठीक है, और इसी तरीके से जो न्यू आपके प्रेफरेंस शेयर्स है वो है 1000 और उनकी मार्केट वैल्यू है 40 की। तो इसका मतलब है ये कितना बन जाएगा, 40,000। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आपकी मार्केट में कितनी बनी, 140,000 की। अगर आपको याद हो ये बिल्कुल पार्ट डिस्पोजल की तरह ही है। ठीक है, थोड़ा सा उससे चेंज इस वजह से कि यहाँ पर शेयर्स का नाम है, वहां पर एसेट का नाम था। देखो अब जरा, अब आपको जरा समझ में आ जाएगा। अब जो शेयर हमने खरीदे हैं, सॉरी जो शेयर हमें मिले हैं उनकी करंट मार्केट वैल्यू है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपकी क्या है, ये मार्केट वैल्यू है, MKT। ठीक है, ये आपकी मार्केट वैल्यू है 140,000 की। आपने ये देखना है, अच्छा वन ये जो 15,000 पुरानी थी इसमें से 140 पे कितना जा रहा है। तो देखो यहां पर हम फाइंड करते हैं ऑर्डिनरी शेयर की। ऑर्डिनरी शेयर की अपनी वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू 100,000 डिवाइड बाय टोटल मार्केट शेयर कितनी है 140, सॉरी मार्केट वैल्यू है 140,000 की, मल्टीप्लाई बाय 15,000। तो आपको पता चल जाएगा कि 15,000 में से कितना हिस्सा ऑर्डिनरी शेयर पे जाना चाहिए। तो जरा कैलकुलेट करके बताएं इसका आंसर, ऑर्डिनरी शेयर की कॉस्ट कितनी आएगी।
सर 10714.28। 10 714। बस 714.20 को छोड़ देंगे, आपकी पाउंड्स हो गई। यानी जो ऑर्डिनरी शेयर्स 100,000 के मार्केट वैल्यू में है, उनकी कॉस्ट कितनी है? 10714। ठीक है। इसी तरीके से हम प्रेफरेंस शेयर की भी निकाल देते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर ऑब्वियस सी बात है, अब आप थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करें तो 15,000 में से ये वाली कॉस्ट माइनस कर दे तो प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। अगर उस तरह नहीं करना तो आप लिखें 40,000 डिवाइडेड बाय 140,000 मल्टीप्लाई बाय 15,000, तो आपकी प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट आ जाएगी। तो जरा बताइएगा कितना बनेगा ये? क्या सर? प्रेफरेंस मैंने क्या शेयर। बोला अभी? प्रेफरेंस शेयर ना। जी जी। 40,000। नहीं नहीं, कॉस्ट बताएं कितनी आ रही है, जिस ऑर्डिनरी शेयर की निकाली है। 1147, 1148। हम्म। गलत निकाल रहे हैं। सर 4,286 आ रही है। 4,286। कैसे निकाली? 15,000 में से 10714 को माइनस कर दें। नहीं करना तो 40,000 को 140,000 पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 15,000 कर दें। अच्छा, सही है। ठीक है। तो यानी जी। कि ये आपका टोटल क्या है? ये आपका 15,000 है। ठीक है। आई होप से यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें, on 1st April 2025, Mr. Abdullah sold all preference shares for 46,000। उसने सारे प्रेफरेंस शेयर बेच दिए। तो देखो ये तो बड़ा आसान सा काम है। आपने क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर्स लिखो यहां पर। प्रेफरेंस शेयर की डिस्पोजल प्रोसीड कितने की थी? 46,000 पाउंड्स की। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कितनी है? आपने अभी निकाला कि उनकी कॉस्ट कितनी है, 4286। माइनस कर दो, जो भी आपका आएगा वो आपका गेन बन जाएगा। इसको माइनस करके जो भी आंसर आता है वो आपका प्रेफरेंस शेयर का चार्जेबल गेन कंसिडर होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को जरा एक नजर देखें। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो मुझसे दोबारा पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं 1 मिनट बाद। ठीक है। चलो। चलिए जी, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें, नहीं तो हम इसी का थोड़ा सा अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको थ्योरिकल बातों से ज़्यादा प्रैक्टिकल भी समझ में आए, और आप जो है इसको सॉल्व खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। कोशिश किया करें कि आफ्टर द क्लास जो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ या तो उनको खुद अटेम्प्ट कर लें, अगर नहीं तो, या चलो उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपके चैप्टर के एंड में होते हैं उनको खुद जरूर सॉल्व किया करें। सिर्फ थ्योरी से काम जो है वो नहीं होगा। ठीक है। इस बार टैक्स का जो पासिंग रेशियो था वो अराउंड
54-55% पासिंग रेशियो था। तो दैट डज नॉट मीन कि ये बहुत अच्छी बात है, बट इसका ये मतलब भी हरगिज नहीं है कि आप इसको जो है वो बहुत लाइट जो है वो एग्जाम दें। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि अच्छी भाई तैयारी करें। जी जी। ये क्लास और कितनी देर तक है अभी? 20 मिनट्स और। 20 मिनट्स। चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उसमें दोबारा माशाल्लाह से मिस्टर अब्दुल्ला का जिक्र आ रहा है, तो हम अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ज़रा गाइड करूंगा, आप ज़रा खुद उसको अब ज़रा थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें। जहां मुझे लगेगा कि थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, तो मैं वहां पर आपको हेल्प आउट कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी रीऑर्गेनाइजेशन का ही क्वेश्चन है। और इसमें जो है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मिस्टर अब्दुल्ला ने 4,000 शेयर्स खरीदे हैं अल्फा के, 55,000 के। 1 जुलाई को रीऑर्गेनाइज हुआ, 2 ऑर्डिनरी शेयर्स मिले, 1 प्रेफरेंस शेयर मिले। ठीक है, ये बिल्कुल आई बिलीव उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो आप इसको खुद जो है वो अटेम्प्ट करें, और मुझे जो है आपने क्या बताना है, मुझे आपने चार्जेबल गेन इसमें बताना है कि जब वो प्रेफरेंस शेयर्स को बेच देगा तो उसका चार्जेबल गेन जो है वो कैसे आएगा। ठीक है, तो प्लीज आप इसको अटेम्प्ट करें, थोड़ा जल्दी अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि एक दो सवाल जो और हैं वो भी हम करके मैक्सिमम इस चैप्टर का सेक्शन कंप्लीट कर दें। कल इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप कर देंगे। आप प्लीज इसको सॉल्व करें। सर ये क्वेश्चन जरा सही नजर नहीं आ रहा।
कैपिटल गेन 49,286 आ रहा है। कितना आ रहा है? 49,000। 286। 36। अच्छा जी। समीर, आपका हुआ? नो सर। चलें, आप भी सॉल्व कर लें, फिर हम एक ही दफ़ा इसको करते हैं, ठीक है? चलें, अच्छा, इसका अ, देख लेते हैं आंसर। सबसे पहले जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, आपने पहले तो ये फाइंड करना है कि उसको 4,000 शेयर्स के बदले कितने शेयर्स मिले। ठीक है? उसको 2 ऑर्डनरी शेयर मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि उसको न्यू ऑर्डनरी शेयर जो मिले होंगे वो 8,000 शेयर्स होंगे। और 1 प्रेफरेंस का मतलब है उसको 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स मिल गए। तो 4,000 से टोटल कहाँ जंप हो गया होगा? 12,000 शेयर्स पर टोटल। ठीक है? फिर आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह यहाँ पर जो है शेयर्स कैलकुलेट करने के बाद उनकी मार्केट वैल्यूज आपने कैलकुलेट की, तो इस क्वेश्चन में भी आपने 8,000 ऑर्डिनरी शेयर्स और 4,000 प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर दी होगी, जो कि उसने आपको बताई भी है कि पर शेयर जो है वो आपको कितनी उसने दी हुई है, दैट इज 40 एंड 50 उसने आपको कैलकुलेट करके जो है वो दी हुई है। ठीक है? फिर उसके बाद जो है आपने उसने आपको बताया कि आपने क्या किया, आपने सारे के सारे जो है वो प्रेफरेंस शेयर सेल आउट कर दिए। ठीक है? जब आपने सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर 65,000 के बेच दिए तो डिस्पोजल प्रोसीड आपकी 65,000 की आ गई होगी।
65,000 के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए 65,000 की डिस्पोजल प्रोसीड, इसमें से आपने प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट माइनस करनी है। अब वो कॉस्ट कैसे आएगी, तो वो कॉस्ट ऐसे आएगी कि प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 55,000 जो ओरिजिनल कॉस्ट थी। तो उस तरीके से आपकी प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट आ गई होगी। वो कॉस्ट आप अपनी 65,000 में से माइनस कर दें तो आपका चार्जेबल गेन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जिस अब्दुल्ला ने बताया 49,286, यही इसका चार्जेबल गेन जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि रीऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो कॉस्ट होती है पुराने शेयर्स की, वही जो है वो नए शेयर की कॉस्ट जो है वो बन जाती है। ठीक है, चलें, अब इसके बाद जो है हम इसमें थोड़ा सा अ, हाँ ठीक है, बस इसमें हम एक एक दो और चीज़ें हैं, बल्कि हम इस तरह करते हैं कि इसको यहीं तक रखते हैं। कल हम इंशाल्लाह टेक ओवर का सेक्शन कंप्लीट करें, क्योंकि उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि कल ही हम पढ़ लें। उसको हम कंप्लीट करने के बाद हम चैप्टर 19 हमारा वाइंड अप हो जाएगा। तो आज हमने क्या चीज़ें देखी, आज हमने एसिड का डैमेज देखा। ठीक है, उसके बाद आज हमने शेयर्स की बात की। शेयर्स को जब आप सेल करोगे तो उसमें वो जो 3 कॉन्सेप्ट्स है वो आपने याद रखने हैं। सेम डे डिस्पोजल, फॉलोइंग 30 डेज एंड शेयर पूल, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद आज हमने रीऑर्गेनाइजेशन की जो है वो बात की। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम टेक ओवर की बात करेंगे। टेक ओवर की बात करने के बाद हम इंडिविजुअल्स के कैपिटल गेन का लास्ट चैप्टर करेंगे कल स्टार्ट, जिसमें रोल ओवर रिलीफ है और भी बहुत से रिलीफ्स की बात करेंगे। और उसके बाद हम विद इन दिस वीक इंशाल्लाह कैपिटल गेन को वाइंड अप कर देंगे। चले जी, आज तक इसको यहीं तक रखते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो पूछ लें।